तो अब एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे आ गए हैं और कुछ 12th के स्टूडेंट्स के तो शुरू ही हो गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे हैं, तो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी में से आता है, तो कुछ मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से शुरू करती हूँ। सो वेलकम टू दिस सेशन एंड वील बी स्टार्टिंग विद आवर रिविजन, जहाँ पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यूनिट 4 मतलब टर्म 2 का सिलेबस तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो बेल बजी है ना उसे ज़रूर दबा देना, ताकि आपको सारे मेरे जो वीडियोज़ अब आएंगे रिविजन के लिए वो आपको मिलते रहें। तो हम अभी स्टार्ट करें एनसीईआरटी क्वेश्चन से। जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ कर लेंगे, मोर और लेस ये आपका सिलेबस करीब करीब पूरा कवर हो चुका होगा। फिर भी कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको होम साइंस के पेपर के लिए ध्यान रखने हैं, उनको हम आगे करते चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो कि वस्त्र एवं परिधान यूनिट नंबर 4 से लिए गए हैं। तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट लेसन है उसका पहला क्वेश्चन है, आप डिज़ाइन शब्द से क्या समझते हैं। तो डिज़ाइन शब्द से हम क्या समझते हैं कि डिज़ाइन उत्पादों की कल्पना करने, योजना करने, क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है जो किसी वस्त्र एवं परिधान को अस्तित्व में लाने या उसके वैयक्तिक तथा सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है। अगर इसको कन्फ्यूजन हो तो वापस जाओ, जो मैंने इस लेसन का वीडियो बनाया था ना उसको देखो। अगर हो पाया तो मैं यहाँ पर जो है ना उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी इस आई बटन के साथ, और आप उस पर जाकर इसको देख सकते हो। तो फिर भी अगर हम देखें तो ये जो मैंने स्लाइड्स दी हैं, हर जगह मैंने अपने वीडियो की ही स्लाइड्स दी हैं जहाँ पर मैंने माइंड मैप्स के थ्रू इन कंसेप्ट्स को समझाया था। तो डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन जो है कल्पना, योजना और क्रियान्वयन, ये 3 वर्ड्स याद रखना, कल्पना, योजना और क्रियान्वयन, इनको बनाने का सामर्थ्य है। और इस सामर्थ्य में क्या है? कल्पना, योजना और क्रियान्वयन। और इसका पर्पस क्या है? जो भी हमारा उद्देश्य है, कपड़े बनाना है, कपड़ा डिज़ाइन करना है, जिस भी उद्देश्य के लिए हमने कपड़े को बनाया उसका निष्पादन, उसको पूरा करना है। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर 2 मार्क्स का आ सकता है, तो आप इस तरह से भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और नीचे की तरह माइंड मैप बना के भी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि वे कौन से कारक है जो वस्त्र के ताने बाने को उसके निर्माण के समय प्रभावित करते हैं। तो वो कौन से कारक है? सबसे पहला है रेशा। रेशा कौन सा? इससे डिसाइड होगा हमारा कि कपड़े की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। अगर हम यहाँ पर देखो तो अगर हमारा जो तंतु है, रेशा है, अगर वो रफ होगा, ये आपको कॉटन का तंतु नजर आ रहा है, दिख रहा है ये, अगर रेशा रफ होगा तो जो हमारा कपड़ा तैयार होगा वो भी रफ होगा। जैसे आपने अपने बाल बनाते हो, अगर लंबे चिकने बाल हैं तो हमारी चोटी अच्छी बनती है, और अगर खुरदरे बाल हैं तो चोटी में से बाल बाहर निकलते रहते हैं। उसी तरह से जो हमारा रेशा है, अगर वो चिकना होगा और छोटा होगा, चिकना और लंबा होगा, तो हमारे जो कपड़ा तैयार होगा वो चिकना होगा। और अगर वो तंतु जो है वो ऐसा उबड़ खाबड़ होगा तो उसकी उत्कृष्टता कम होगी। अगला क्या है? धागा किस प्रकार का बना है, किस तरह से हमने धागे को तैयार किया है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं? बनाने की क्या विधि है, घुमाव कितने दिए गए हैं, ज़्यादा घुमाव है, कम घुमाव है, धागा किस तरह का बना है, सरल, जटिल। ये आप सब क्लास 11 में कर चुके हो, फिर भी मैंने रिवीजन के लिए देखो। ये हमारा सिंपल धागा भी हो सकता है, अगर आप देखो तो ये सिंपल धागा भी हो सकता है। और सिंपल धागे के साथ साथ इन पिक्चर्स में देखो, धागा इस तरह का भी हो सकता है ना, और धागा हमारा इस तरह का भी हो सकता है। इसको तो मैं डिलीट ही कर देती हूँ। धागा हमारा इस तरह का भी हो सकता है, देख रहे हो आप। तो जिस तरह का हमारा धागा है, मान लो अगर तौलिया है तो तौलिया भी आपने देखी होंगी, इस तरह की भी हो सकती है। तो तौलिया को कपड़े में पानी को सोखना है, तो हमने धागा जिस तरह का बनाया है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और आखिरी क्या है? हमने कपड़े को के निर्माण की कौन सी तकनीक का प्रयोग किया है। ये देखो, यहाँ पर हमने ये बास्केट है या वीविंग है, अलग अलग तरह से हम कपड़े को बुन सकते हैं, और जिस तरह से भी हम बुनते हैं कपड़े का टेक्सचर कुछ उसी प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देखो अगर, तो ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर आप देखो, हमने ताना और बाना जिस तरह से यूज़ किया है, हमारे कपड़े का डिज़ाइन कितना फ़र्क है। यहाँ पर वी शेप में है तो कपड़ा जो है वी आपका डेनिम की तरह भी हो सकता है, खद्दर की तरह भी हो सकता है, जूट की तरह भी हो सकता है। ये है कपड़े को बुनने का प्रकार। तो क्लियर है ये? यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास
3 पॉइंट्स हैं, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है कि ताने बाने के निर्माण के समय कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वस्त्र निर्माण के विभिन्न चरणों में रंग का अनुप्रयोग किस प्रकार से वस्त्र में डिजाइन को प्रभावित करता है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, रंग किस प्रकार से हमारे कपड़ों पे असर डालता है। तो हम किस किस तरह से कपड़े को रंग सकते हैं कपड़ा बनाते वक्त वस्त्र निर्माण है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या है, ये वस्त्र निर्माण के समय कौन सी चीज़ें प्रभावित होती हैं। पहला है, हम रेशे के स्तर पर रंगाई कर सकते हैं। रेशे के रंग पर हम ज़्यादातर रंगाई को नहीं करते, ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। अगर बेटा आप यहाँ पर देखो, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ रेशे के स्तर पर, धागे के स्तर पर, वस्त्र के स्तर पर और रंगीन वस्त्र के स्तर पर रंगाई लिख सकते हो। लेकिन अगर ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इन चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे रेशे के स्तर पर रंगाई जो है ये बहुत कम की जाती है, और कम क्यों की जाती है, क्योंकि हम जो है अगर हम रेशे के स्तर पर ही रंग देंगे तो डिज़ाइन बहुत कम तरह का हम बना पाएंगे, तो डिज़ाइन 1 या 2 तरह का ही बन पाएगा। तो इसलिए हम रेशे के स्तर पर रंगाई नहीं करते। कब करते हैं हम रेशे के स्तर पर रंगाई, कुछ ऐसे जो तंतु होते हैं जैसे सिंथेटिक फाइबर्स है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, जो पानी को नहीं सोखते, वहाँ पर हम इन रंगों को यूज़ करते हैं। या फिर जहाँ पर हमें अलग अलग तरह के रेशे यूज़ करने हैं, तो अगर हम अलग अलग तरह के रेशों को डाई करेंगे तो एक रेशे पे रंग चढ़ जाए और दूसरे पे ना चढ़े, इस तरह का हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, धागे के स्तर पर रंगाई। धागे के स्तर पर रंगाई से क्या होता है, अगर हमने धागे को रंग लिया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो धागे के रंग पे रंग लिया, तो इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। धागे के रंग पे अगर हमने रंगाई, देखो यहाँ अलग अलग तरह के धागे रंगे हुए हैं, हम धागों को बुन के एक डिज़ाइन बना सकते हैं। धागे के रंग पर हम रंगाई तब करते हैं। या फिर इकत और पटोला जैसे जो हैं, जहाँ हम वीविंग में धागे को यूज़ करते हैं। वस्त्र के रंग स्तर पर रंगाई ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, जब हम कपड़ा लेते हैं और कपड़े को रंग देते हैं। देखो हमने सफ़ेद कपड़ा बनाया और उसको हमने लाल, हरा, नीला, पीला जैसा हमारा मन है उस तरह से रंग दिया। तीसरा तरीका क्या है कि हमारे ये रंगीन वस्त्र हैं, पीला, नीला, हम इनके ऊपर फिर से रंगाई कर देते हैं और इसके ऊपर प्रिंट्स बना देते हैं, लहरिया बना देते हैं, अलग अलग तरह से हम इनको रंग देते हैं। तो रंगीन वस्त्र पर रंगाई, ये मैंने आपको पहले भी बताई। सारी स्लाइड्स कुछ अनोखी नहीं है, जो मैंने अपने वीडियोस बनाए थे बेटा, ये सारी उसी में से मैंने स्लाइड्स ली हैं। तो आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, धागे के स्तर पर रंगाई, वस्त्र के स्तर पर, और रंगीन वस्त्र के स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है वस्त्र के स्तर पर रंगाई। ओके, तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 4 नंबर का भी, जितने मार्क्स का है उस हिसाब से आप अटेंड करोगे। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विभिन्न प्रकार की रेखाएं तथा आकृतियां कौन सी होती हैं। ये बड़ा सिंपल सा कॉमन क्वेश्चन है, और वो किस प्रकार से विभिन्न प्रभावों तथा मनोदशाओं को सृजन करती है। मूल रूप से आप इसकी डिटेल्स वीडियो में जाकर ज़रूर देखना, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। मूल रूप से जो हमारी रेखाएं हैं वो 2 तरह की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। ये तो आप सभी को पता है। सरल रेखा कौन सी होती है, जो लाइन की तरह होती है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, ये सब हो सकती हैं। और वक्र रेखा कौन सी होती है, जो कि कर्व्ड लाइंस होती हैं, जो गोलाकार होती हैं। तो सरल रेखा ये अगर आप देखो तो ये 3 तरह की होती हैं। ऊर्ध्वाकार रेखाएं, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं और ये लंबाई को बढ़ाती हैं। तो विभिन्न प्रभाव और मनोदशाएं जहाँ पर दी हैं आप इनको देखोगे। फिर है क्षैतिज रेखाएं, ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ जाती हैं, और ये क्या दिखाती हैं, ये चौड़ाई को दर्शाती हैं। फिर तिरछी और विकर्ण रेखाएं, ये यहाँ पर डिपेंड करता है, तिरछी और विकर्ण रेखाओं में डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की रेखा का प्रयोग किया है। मान लो हमने यहाँ पर प्रयोग किया है ऐसी रेखा का, ये भी तो तिरछी है, लेकिन इसका एंगल जो है वो लंबाई की तरफ है, तो ये लंबाई का प्रभाव देगी। और अगर हमने ऐसी तिरछी रेखा का प्रयोग किया है तो ये चौड़ाई का प्रभाव देगी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ये सब मेरे वीडियोस में से ही हैं। सरल रेखा, देखो ऊर्ध्वाकार, क्षैतिज और तिरछी रेखाएं, इनका हमारे मनोदशा पर और देखने में क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम आते हैं वक्र रेखाओं पर। वक्र रेखाएं कौन सी होती हैं, गोलाई वाली रेखाएं होती हैं। लंबी और लहराती हुई रेखाएं भी हो सकती हैं, बड़े गोल भी हो सकते हैं, और छोटे हल्के वक्र रेखाएं भी हो सकती हैं। अब यहाँ अगर आप देखो, अगर सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अब 1 नंबर के तो है ही नहीं, तो आप सरल और वक्र रेखा ही लिख देते। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सरल और वक्र रेखा के 2-4 एग्जाम्पल्स दे दोगे। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इसे डायग्राम से एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये भी आ सकता है कि सरल रेखाओं को समझाइए या वक्र रेखाओं को समझाइए, तो आप उस तरह से अपने क्वेश्चन को मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्रेम करोगे। वक्र रेखाएं लंबी और लहराती भी हो सकती हैं, छोटी गोल भी हो सकती हैं, और बड़े बड़े गोले वाली भी हो सकती हैं। ये सारी आपकी
वक्र रेखाएं, अब इन सब का क्या क्या प्रभाव होता है कि जो सीमित वक्र रेखाएं हैं ये छोटी छोटी होती हैं, जो बड़ी लंबी वक्र रेखाएं हैं वो मनोहर और लयबद्ध होती हैं, ये रिदम पैदा करती हैं। अगर गोल बड़े बड़ी हैं तो ये नाटकीय लगती हैं। तो ये सब अलग अलग तरह की वक्र रेखाएं हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आप पोशाक में आवर्तिता और सामंजस्यता किस प्रकार बना सकते हैं। अब हम आ गए प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। पहला है आवर्तिता। आवर्तिता क्या होता है बताओ। आवर्तिता क्या है इसको ही देखते हैं। डिजाइन तथा विकिरण में लाइन, रंगों तथा अन्य तत्वों को दोहराकर जब हम कोई पैटर्न बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं आवर्तिता। अब ये आवर्तिता, जब भी हम कोई पैटर्न बना रहे हैं जरूर ध्यान में रखो, जब हम कोई पैटर्न बनाते हैं तो वो होता है आवर्तिता। अब ये पैटर्न कैसे बनाया जा सकता है, ये पैटर्न दोहराकर भी बनाया जा सकता है, समांतरता से भी और विकिरण से भी। अब ये देखो, ये फिर से अकेले अपने आप में ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आप आवर्तिता की डेफिनेशन देंगे और 3 दोहराकर समांतरता और विकर्णता देंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन उसमें आप जरूर से एग्जाम्पल्स को दर्शाओगे। ओके, एग्जाम्पल्स देकर आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। अब दोहराकर क्या है, हम किन चीज़ों को दोहरा सकते हैं बताइए। हम किन चीज़ों को दोहरा सकते हैं, हम रेखाओं, आकृतियों, रंगों, बुनावट, इन सबको दोहरा सकते हैं। इसके अलावा हम रंग, लेस, कढ़ाई, पट्टी, इन सब से भी दोहरा सकते हैं। जैसे कि आप कई जगह दे सकते हो, ये वाला जो कुर्ता है इसमें देखो हमने पैटर्न को, एक रंग को बार बार रिपीट किया है। समांतरता क्या है, इसमें हम रेखा, बटन, रंग, बुनावट, इसके नाप में कमी या वृद्धि दोनों कर सकते हैं। कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी। और विकिरण क्या है, एक केंद्र बिंदु से दूसरे केंद्र बिंदु तक एक प्रोसेस में जाना। अब इसी फोटो से मैं दोबारा से दिखा रही हूँ। ये देखो समांतरता है कि हम देखो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, इसमें शेड्स को हम बढ़ाया घटा रहे हैं। दोहराकर हमने कोई एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर दिया, यहाँ पर भी हम रिपीटेशन कर रहे हैं। और विकिरण क्या है, हमारी आंखें टेढ़ी लाइन में जाती हैं, हम इसको एक सेंटर से बढ़ाते हैं और घटाते हैं गोल की तरफ। फिर हम आते हैं लास्ट पर, यह है हमारा सामंजस्यता। इसमें क्या है, जब कोई भी डिजाइन के सारे तत्व एक रोचक सामंजस्यपूर्ण प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं, यह सामंजस्यता। सामंजस्य का तो मतलब आपको वैसे भी पता होगा, जब सारी चीजें एक दूसरे के साथ हार्मनी में होती हैं, एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। अब ये सामंजस्यता हम किस किस तरह से ला सकते हैं बताइए। सामंजस्यता हम आकृति के द्वारा ला सकते हैं, हम सामंजस्यता जो है वो बुनावट के द्वारा भी ला सकते हैं, दोनों तरह से ला सकते हैं। तो सामंजस्यता अपने आप में भी 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आकृति द्वारा सामंजस्यता और बुनावट द्वारा। 4 नंबर का भी आ सकता है, आप डायग्राम्स के साथ उसे एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि मैंने इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अब आकृति द्वारा सामंजस्यता मतलब जो भी आकृतियां हैं, जैसे कि अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर सब लाइंस का यूज किया गया है। बुनावट द्वारा, जैसे अगर कॉटन का कपड़ा है तो हम कॉटन के कपड़े को लेंगे, बड़ी बुनाई है तो हम बड़ी को लेंगे। देखो इस पिक्चर से आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर अगर लाइंस का यूज़ किया है तो सब जगह हम लाइंस लेंगे। अगर हमने बुनावट लिया, सिल्की साड़ी है तो हम सिल्की साड़ी का ही ब्लाउज लेंगे, हम कोई और कॉटन का ब्लाउज सिल्क के साथ नहीं पहनते। ठीक है, इसके बाद ये जो है अगला चैप्टर आ जाता है जो कि है फैशन। इसको हम करेंगे अगले वीडियो में, तो पहले आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, कल मैं दूसरा डालूंगी। एक एक चैप्टर में एक एक दिन में करवाऊंगी, छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, आप उसको बुक से और वीडियोस जो मैंने पहले के बनाए हुए हैं उनसे रिवाइज करते रहो। सो बेस्ट ऑफ लक, एम फॉर फुल 40 ऑन 40 मार्क्स, ऑल द बेस्ट। और ध्यान रखना, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइक करना मत भूलना, ये जो लाइक है ना यही हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और वीडियोस बनाए जाए। Okay, so see you in the next video with the next lesson.